हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम यूपीएससी 2021 का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 चल रहा है ये। और चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, आप उसको सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, आप जाके टेलीग्राम पे लिखेंगे यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड तो आपको ईजिली वो मिल जाएगा। वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ जो जैसे वीडियो में पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ बेसिकली मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि अगर इसकी पीडीएफ देखो, पीडीएफ में ऐसा है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो चीज़ें लिख रहा हूँ कभी बीच में रफ कर देता हूँ। तो उसका क्या है कि वीडियो में वो पीडीएफ देखो, यूपीएससी का पेपर आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक। अब इस पेपर को डालने का ये मतलब बन जाता है कि मैं आगे इसको लिखता रहूँ हर एक चीज़। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा तो सब कुछ ऐसा आपको दिखता रहे कि क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक। क्लीन एंड क्लियर तरीके से, लाइक परमानेंट कल्चर के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको परमा कल्चर के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँ परमानेंट प्लस एग्रीकल्चर से मिलके ये बना हुआ है, जिससे आप उसको पढ़ सको। मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आपको लगेगा लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे हम, क्योंकि पीडीएफ में अवेलेबल है। लास्ट मोमेंट में आप पढ़ोगे वो उसका तो पता नहीं, लेकिन आप उतना समझ नहीं पाओगे ना। जो लिखा होता है उसको मैं समझाऊंगा। अब देखो, मैंने परमानेंट प्लस एग्रीकल्चर लिख दिया सडनली, आपको कहाँ से पता चलेगा? मैं आपको समझाऊंगा तब पता चलेगा ना, इसलिए मैं इसकी पीडीएफ नहीं डालूंगा उस पर। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कुछ क्लिप वगैरह बताई थी कि मैं जो यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो इसलिए नहीं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने सोचा एक बार उन क्लिप को डिस्कस कर लेते हैं ना, जो नोट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हैं। एक टाइप की ये समझ लो कि ऐसे कंटेंट्स हैं जो आपको मैक्सिमम, जहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आ सकते हैं। ये नहीं, मैं देखो चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि आपका 100 में से 90 क्वेश्चन 20, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। एक मैं आपको बात बताता हूँ, सपोज करो कोई टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, ठीक, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब ये मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये तो आएगा आएगा, ये नहीं है, ये ना ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ। हाँ, पीवाईक्यू से मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। भी शायद मैंने इसी के पहले पार्ट में डिस्कस किया था, मनी मल्टीप्लायर, वो 2019 या 18 का आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया उन्होंने। किसी पीवाईक्यू में मैंने पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, वो तीसरी बार आया हुआ, 2024 तक वो तीसरी बार आया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये बस मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पीवाईक्यू से ये मिलेगा कि आपके पीवाईक्यू के जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये आपके तैयार होने चाहिए। हो सकता है पूछ ले यहाँ से। तो इससे क्या होता है कि सडनली कोई अब सपोज करो आप कि कल को ये पूछ लेता है। अब यहाँ पे पर्माकल्चर के बारे में उसने पूछा, ठीक। वो कल को कुछ ऐसा पूछ ले, अब यहाँ पे मोनोकल्चर दे दिया, पर्माकल्चर दे दिया। अब वहाँ पे कल को वो ये पूछ लेता है मिक्स फार्मिंग क्या है। अब इसका मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। मैं यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन आपके तैयार होने चाहिए। 4 ऑप्शन दिया है, इस क्वेश्चन में पूछा था, इसका आंसर सतलज था, ठीक। लेकिन आपकी चेनाब, झेलम, रावी प्लस 2 और बच रही हैं, इंडस और कौन सी बची, इंडस और एक बच गई और ना। तो वो आपके तैयार होने चाहिए, जो 6 रिवर्स हैं, इंडस, चेनाब, सतलज, झेलम एक है, ठीक। अभी याद नहीं आ रही। तो ये आपके, हाँ ब्यास रहेगी ना, यहाँ पे नहीं लिखा है ब्यास। तो ये आपके तैयार होने चाहिए सारे के सारे। यूपीएससी यही इंडिकेट करता है, कुछ नया नहीं बना के देता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग एंड कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक। अब देखो, पहला कह रहा है पर्माकल्चर एग्रीकल्चर डिस्करेजेज द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन द कन्वेंशनल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट, ठीक। अब देखो पर्माकल्चर कैसे बना है, परमानेंट प्लस एग्रीकल्चर से मिलकर बना, ठीक। परमानेंट प्लस एग्रीकल्चर से मिलकर, जहाँ पे आप परमानेंटली एग्रीकल्चर कर सको। अब सोचो आप किसी खेत, कोई सपोज करो प्लाउ फील्ड है, यहाँ पे कुछ टाइम तक आप खेती करते हो फिर बंजर होने लगती, क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या किया, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें आपने डाला। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो घरेलू घरेलू खाद्य होते हैं, काउडंग वगैरह, आपने उसमें नहीं डाला है। उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, बस उनका क्या काम होता है, एक सीजन में आप सपोज करो आपने गेहूं की फसल उगाई है, उसमें लगा दिया, तो बस 3-4 महीने के लिए काम करते हैं। उसके बाद वो आपकी ज़मीन को बंजर बनाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। बेसिकली क्या है ना, निगेटिव पॉइंट है, तो इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते आप। उसको बंजर बनाने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक। तो इसकी जगह गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऐसा कुछ नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट है। पहले आपके पास फर्टिलाइजर नहीं था ना, आपको याद होगा ना, जब 1966 1967 के आसपास जब आपका ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। उससे पहले क्या था, हम एग्रीकल्चर कैसे करते थे, उसको ग्रीन ही एग्रीकल्चर कहते थे, ठीक। पहले क्या होता था कि जो घरेलू खाद्य वगैरह होती थी उन्हीं का यूज होता था। बस क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम ये थी कि अब देखो, यूएस से आपको व्हीट मंगाना पड़ता था, बाकी अलग कंट्री से आपको राइस मंगानी पड़ती थी। रीजन क्या था कि आपके यहाँ उतनी पैदावार नहीं होती थी। अब क्या है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है। तो गवर्नमेंट के कहने का ये मतलब है, आप एक लिमिटेड ऐसा नहीं, देखो जब जीरो इमिशन की बात की जाए, 3-4 पॉइंट मैं आपको एक साथ बताता हूँ। जब जीरो इमिशन की बात की जाए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप
कार्बन इमिशन या ग्रीन हाउस गैस इमिशन 0% करोगे, ऐसा नहीं होता। उतना करोगे जितना इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जाए। सपोज करो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी इतनी है कि 1 टन वो जीएचजी इमिशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। अभी आप 2 टन कर रहे हो, ठीक, पर पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ, पर पर्सन 2 टन कर रहे हो। अब 1 टन वो एक्स्ट्रा ही तो जा रहा है। ये क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को ज़्यादा बढ़ाएगा और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आएगा। जीरो करने का ये मतलब नहीं है कि आप 2 टन क्या 1 टन भी नहीं करोगे, नहीं करोगे आप, लेकिन 1 टन करोगे जो हमारा इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, उसके लिए यूज हो जाता है। आप सोचोगे ये कैसे यूज होता है, तो ये सब बड़ी बातें हो जाती है। देखो कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये सब आप थोड़ा थोड़ा समझ लो। कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। तो वही कह रहा हूँ मैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये नहीं कहती है कि आप जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका यूज ही मत करो, एक रेशियो में यूज करो, ठीक। अब आप आज के टाइम पे 8:4:2 के रेशियो में से कुछ के रेशियो में 1 के रेशियो में एनपीके को आप यूज करें, एनपीके को, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को। गवर्नमेंट कह रही है इनको, इनका थोड़ा रेशियो सही होना चाहिए ना। आप इनको कम यूज करो, घरेलू खाद वगैरह को ज़्यादा यूज करो, इससे आपकी ज़मीन भी बंजर नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस इसलिए मैंने बता दिया कि थोड़ा सा बेस तैयार हो जाए आपका। पर्माकल्चर का मतलब होता है परमानेंट एग्रीकल्चर, ठीक, इससे रिलेटेड ये है। तो कह रहा है कि परमानेंट एग्रीकल्चर मोनोकल्चर से क्या होता है, अब अगर बार बार गेहूँ की खेती ही आप किसी खेत में किए जा रहे हैं तो उसको क्या ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है जिससे वो जो सॉइल है और फर्टिलाइज हो। तो मोनोकल्चर क्या करता है, आपकी ज़मीन को थोड़े टाइम बाद एग्रीकल्चर के रिलेटेड नहीं रहने देता है, वो एरिड टाइप की बन जाती है। एरिड जैसे एरिड रीजन में नहीं होता जहाँ पे पानी वगैरह का मिलता है, वैसे बंजर जैसी बनने लगती है वो ज़मीन। तो मोनोकल्चर में यही होता है, आप सीजन दर सीजन, मतलब एक सीजन बीता नेक्स्ट सीजन में फिर वही सेम फसल को आप बार बार उगाने की कोशिश करें, तो ये होता है मोनोकल्चर। और कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या है, अभी देखो जो हम लोग फार्मिंग करते हैं उसमें क्या है, एक सीजन गेहूँ का, एक सीजन धान का, एक सीजन गेहूँ का, एक सीजन धान का। लेकिन आप देखो अगर 5 साल का डेटा आप उठाओ, है रोटेशन है, ठीक, मैं कह रहा हूँ रोटेशन है, लेकिन 5 साल का डेटा आप उठाओ, आप देखो एक सीजन गेहूँ एक सीजन धान, 1 साल के डेटा के हिसाब से आपने बोला कि हमने रोटेट कर दिया, बीच में एक सीजन में गेहूँ कर दिया, एक सीजन धान कर दिया। 5 साल का डेटा उठाओ, सेम चल रहा है वैसे ही, गेहूँ धान। ऐसा होना चाहिए कि आज इस खेत में आपने गेहूँ बोया है और इसी खेत में धान बोया, तो नेक्स्ट ईयर इसमें कोई दूसरी फसल करो आप, जो आपका दूसरा खेत में है इसमें गेहूँ धान करो। ये सारी बातें देखो, मैंने इसको गेहूँ धान जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उगाया जाता है, इसीलिए मैं वो पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ। ये फैंसी वर्ड नहीं यूज करना चाहता मैं, ठीक, जिससे आप इजीली चीज़ों को समझ सको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोनोकल्चर जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, काइंड ऑफ मोनोकल्चर को ही सपोर्ट करती है ना। आप देखो जो आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये ऐसे रीजन मिल जाएंगे, हरियाणा वगैरह में देखो वाटर की कमी है, अगर ट्यूबवेल वगैरह का सिस्टम ना हो, ठीक, तो वो धान की पैदावार तो वहाँ पे होती भी नहीं है ज़्यादा ना। यूपी में होती है, ईस्ट यूपी में। कारण क्या है कि यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह थोड़ा बहुत मानसून का भी इम्पैक्ट आ जाता है उस टाइम पे। आप देखो वेस्ट बंगाल हो गया जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, बेसिकली जहाँ पे रेनफॉल की 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स है, वहाँ पे देखो धान की पैदावार ज़्यादा होती है। उस हिसाब से एलुवियल सॉइल्स हैं। अब देखो पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में, यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स नहीं है ना, तो सॉइल भी मैटर करती है। तो वहाँ पे कहीं पे गेहूँ ही उगाया जा रहा है, कहीं पे धान, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक। बेसिकली अब गेहूँ धान कहने का ये मेरे मतलब है, कहीं पे खरीफ की फसल है कि कहीं पे राबी की फसल को ही रोटेट करते जा रहे हो, और नहीं तो आपको एक साल में उसी को रोटेट कर रहे हो लेकिन अगले 10 साल तक वही कंटिन्यू चल रहा है। तो ये होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग। आप देखो तो परमानेंट का तो सही कह रहा है कि नहीं पहला ऑप्शन। पर्माकल्चर डिस्करेज करता है मोनोकल्चर को, क्योंकि आपको परमानेंट एग्रीकल्चर करना है, और ट्रेडिशनल फार्मिंग में मोनोकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर। अब सोच लो अगर पहला सही है तो दूसरा आपका सही होगा ना, क्योंकि भैया सीधी सी बात है कि अगर आप कैसे सैलिनिटी बढ़ रही है तभी तो ज़मीन की क्वालिटी ऐसी हो रही, सॉइल की क्वालिटी ऐसी होती जा रही है कि उसमें पैदावार नहीं होगी ना। तो मोनोकल्चर से सैलिनिटी बढ़ती है, लेकिन अगर आपको परमानेंट एग्रीकल्चर करना है तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। मैंने आपको क्या बताया, सेमी एरिड रीजन जहाँ पे थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाती है, वहाँ पे कह रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, पॉसिबल होती है लेकिन इतनी आसानी से नहीं पॉसिबल होती। सेमी एरिड रीजन का मतलब क्या होता है पता है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाए, अगर आप वेस्ट यूपी को ले लो या थोड़ा बहुत पंजाब वाले क्षेत्र को ले लो, यहाँ भी तो बारिश होती है ना। अब आप एरिड सेमी एरिड ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये आपके ऊपर है, ठीक। यहाँ भी थोड़ी बहुत बारिश तो होती है ना, लेकिन क्या यहाँ पे ईजी है कि कोई भी कन्वेंशनल फार्मिंग की जा सके, नहीं ना। लेकिन आपको अगर परमानेंट एग्रीकल्चर करना है
तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि ये चीज़ें ईजिली पॉसिबल हो सकें। सिस्टम क्या, आपको फसल ऐसी बनानी होगी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जिनको अगर सपोज करो ऐसा नहीं कि बहुत वाटर की आवश्यकता हो और ऐसा नहीं कि जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हो भी ना पाएँ। ऐसी अलग अलग वैरायटी की आपको फसल चूज़ करनी पड़ेगी, कौन कौन सी क्रॉप्स आप वहाँ पे उगाना चाहते हैं, ये कहने का मतलब है। तभी तो परमानेंट रोटेशन होगा, तभी परमानेंट होगा, साफ बात। पहले आप रोटेशन पे कॉन्सेप्ट मतलब आप ये दिमाग लगाओगे, उसके बाद ही इस पे आओगे, ठीक। और अगला क्या कह रहा है, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्मा कल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। मल्चिंग क्या होता है मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों। फील्ड है आपकी, अब सपोज करो बहुत धूप हो रही है, ठीक, और अभी आपने यहाँ पे कुछ चीज़ की खेती कर रखी, तो मल्चिंग होता है चद्दर जैसी कुछ आप बनाओ और उसके ऊपर डाल दो धूप में। ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर आपने खेत में कुछ भी नहीं बोया है और उसमें नमी है, तो आपको उसके ऊपर कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिससे उसकी जो नमी है वो किसी तरीके से बाहर ना जाए। अब एक काम करो आप, जो मैं आपको कह रहा था ग्रीन मैन्योर वगैरह, जब घरेलू खाद वगैरह का काम क्या होता है पता है, वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखो आप ये सपोज करो कि एक प्लाउ फील्ड है, ठीक, और यहाँ पे कुछ आपने उगा रखा है, लेकिन जो बीच का एरिया है उसमें कुछ आपने ऐसा डाला है, सपोज करो कुछ आपने जो धान के वो नहीं निकलते हैं रेजिड्यू वाले पार्ट, ठीक, तो वो सब आपने खेत में डाल रखा है। अब उससे क्या होगा, वाटर की जो नमी है ये इन सब में होगी, ये क्या करेंगे, ज़मीन से पानी गर्मी में ऊपर कम जाए, मतलब इनका एवापोरेशन कम करने देंगे, होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा ना। तो इससे क्या होता है, कई दिनों तक वो वाटर एफिशिएंट बनाने का यही तरीका होता है कि अब जो 5 दिन में खेत सूख जाता था, अब 10 दिन में सूखेगा, मतलब 10 दिन बाद आपको पानी की आवश्यकता है। ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप हुई कि नहीं हुई, तो ये भी रख लो कि वाटर एफिशिएंट होती है। और बाकी आपका ये सही है ठीक। अब आगे चलते हैं, ऑप्शन इसका कौन कौन सा सही है ये आपको देखना, ठीक। इसका ऑप्शन ए 1 2 4 कह रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल, तो देखो इजीली लिख दिया ना, तो ये तो गलत हो गया ना, इजीली पॉसिबल तो नहीं है, तो 1 2 4 आपका ऑप्शन हो गया। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया। पाम ऑयल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पहला कह रहा है पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, तो पहला गलत है, ये साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है, इसलिए बोल दिया इसने क्योंकि हमें इजीली समझ आ जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया यहाँ के फेमस हैं, तो ये अफ्रीका का है, ठीक, वेस्ट अफ्रीका का। दूसरा कह रहा है पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे सम है, हो सकता है कुछ इंडस्ट्री यूज करती हो। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, अब बायोडीजल के लिए देखो कोई भी चीज़ यूज हो रहा है, गन्ने की जो खोई हो वो यूज हो रही है, जो क्रॉप्स हैं उनके रेजिड्यू आप यूज करके बायोडीजल बना रहे हो, तो हो सकता है इसकी भी चीज़ें ये भी यूज हो जाता हो, ठीक। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, पाम ऑयल का क्या है। देखो जो इंडोनेशिया और मलेशिया है ना, इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के 90% पाम ऑयल का इन्हीं के यहाँ पाम ऑयल होता है, ठीक। और क्या है, यही इन्हीं के यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, और इम्पोर्टर जो है इंडिया और चाइना ज़्यादा है। इंडिया में क्या है 40% जो हमारा टोटल एडिबल ऑयल है ना, 100% एडिबल ऑयल जितना हम यूज़ करते हैं खाने में, उसका 40% तो हम यही पाम ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक। इसलिए इंटरनेशनल मीडिया आप देखो तो कभी कभी इंडिया को ऐसा कहती है कि हम डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज हैं। रूट कॉज क्यों है, क्योंकि इस वहाँ के लोग ना अब क्या कर रहे हैं, पहले सपोज करो इतनी बड़ी फील्ड थी उसमें वो पाम ऑयल उगाते थे, अब डिमांड बढ़ रही है तो कहते हैं ये जो जंगल इसको काट दो, यहाँ पे भी पाम ऑयल उगाएंगे, इससे हमें फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट करेंगे, पैसे आएंगे, तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एक हिसाब से, ठीक। तो इंडिया और चाइना और बाकी जो भी कंट्री जो पाम ऑयल को सपोर्ट कर रही हैं, जो खरीद रही हैं ज़्यादातर, वो डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज रूट कॉज बनती जा रहे हैं, ठीक। इसीलिए इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट किया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ठीक। उससे सीधा सा मतलब है कि हमें अपने यहाँ पे पाम ऑयल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इंडियन स्टेट में जैसे आंध्र प्रदेश हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, यहाँ पे पाम ऑयल मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स 3 ऑफ देम pour into one of them which join the Indus direct among which of the following is which one is such river that joins the Indus direct। इंडस रिवर्स को कौन डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, देखो मैप ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक। ये आपका हो गया कुछ जम्मू कश्मीर का पार्ट, ठीक। हाँ ऐसे कुछ आएगा। अब देखो इंडस यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, ठीक। आपकी झेलम ऐसे निकलती है और ऐसे ऐसे जाके बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे मिल जाती है, बेसिकली बॉर्डर बनाते हुए यहीं पे मिल जाती है। इसके बाद आपकी आती है ब्यास, नीचे आती है, ये आपकी आती है सतलज, और सतलज जो है ब्यास से पंजाब में आके मिल जाती है जहाँ पे हरिके बैराज बना है, ठीक। और इसके ऊपर एक रावी है, जो रावी आकर के नहीं चेनाब है, चेनाब आकर के यहाँ पे मिलती है, ठीक। और आपकी फाइनली आकर के मिलती है रावी, रावी इसी चेनाब के साथ या किसी के साथ ऐसे मिलके जाती है, ठीक। अब जो डायरेक्टली कौन सी मिल रही है, सब डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन एक दूसरे से लिंक बनाते हुए मिल रही है ना इंडस से,
और ये जो सतलज है ब्यास को साथ में ले यहाँ पे ब्यास जुड़ गई, लेकिन अभी भी उसका नाम सतलज है। देखो जो बड़ी रिवर होती है उससे अगर छोटी रिवर ज्वाइन हो तो छोटी रिवर का नाम नहीं पड़ता है, बड़ी रिवर का ही नाम पड़ता है। देखो गंगा जाती है, बहुत सारी सबसे ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी, लेकिन नाम तो गंगा ही है ना। तो ऐसी सतलज जाके डायरेक्टली मिलती है, उस टाइम पे कन्फ्यूजन थी क्योंकि देखो चेनाब भी डायरेक्ट मिलती है, ठीक। कुछ मैप कुछ ऐसा होता है, एक मिनट, ऐसे आपकी ये आप सॉरी इसको ले आते हैं ना, ऐसे आपकी कौन सी रिवर हो गई, एक मिनट, ये आपकी इंडस हो गई, ठीक। अब इससे ऐसे जा करके झेलम मिलती है पहले, ठीक। फिर उसके बाद चेनाब जो है वो मिलती है, डायरेक्टली ही मिलती है चेनाब भी जाके, और फिर शायद यहीं पे कहीं पे रावी, हाँ रावी हिमाचल प्रदेश या कहीं से निकल के वो भी मिलती है, लेकिन जो ब्यास है वो सतलज के साथ जाके यहाँ पे मिलती है। तो देखा जाता है ना कि रिवर कौन सी लॉन्गेस्ट है, ठीक, किसमें वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है, वो सब देखिए। उस टाइम पे कन्फ्यूजन थी आंसर में चेनाब है कि सतलज है, लेकिन बहुत कुछ सोचने से अच्छा है कि डायरेक्ट जिसने सतलज मारा था उसका आंसर सही हो गया था, ठीक। तो इसका आंसर सतलज है, यूपीएससी ने भी आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको चेनाब कहाँ से निकली है, झेलम कहाँ से निकली है, ये सब पता होना चाहिए। कौन से एरिया से चेनाब निकली है, कौन से एरिया से झेलम निकली है। अब ये सब अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप लाओ मैं बता ही देता हूँ जितने ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो चेनाब का क्या है, चंद्रभागा कहा जाता है, ठीक। इसको चंद्र और भागा दो रिवर्स हैं, वो मिलकर के चंद्रभागा चेनाब बनाती है, ठीक। आपका ये निकलती है पीर पंजाल रेंज। अब ये नहीं बताऊंगा पीर पंजाल कहाँ है, ये आपका काम है। जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है पीर पंजाल, ठीक। यहाँ पीर पंजाल रेंज से निकलती है, ठीक। और जो दूसरी रिवर आपकी आती है कौन सी है, झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है, तो जो झेलम है आपकी वो निकलती है, सॉरी एक मिनट, रावी रिवर पहले देख लेते हैं ना। रावी निकलती है आपकी कुल्लू हिल से। कुल्लू हिल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और ब्यास भी आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास कुंड से। कहाँ से, ब्यास कुंड से, ठीक। और झेलम का आपको पता है, झेलम पे एक बार और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, शायद 2024 में या 23 में पूछा था कि झेलम किससे निकलती, वूलर लेक को पास करती है। तो उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये एक तो आप कर लेना, क्यों, क्योंकि मैंने पहले इसको बताया हुआ, तो बार बार नहीं रिपीट करूंगा। झेलम को पढ़ने का काम आपका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बाकी इंडस का आपको पता ही, मानसरोवर लेक से निकलती है। सतलज जो है सतलज निकलती है आपकी राकास्थाल से, दोनों तिब्बत में है। अगले क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडिया डिडवाना कुचामन सरगोल और खाटूआर। तो खाटू आप देखो देखो क्या है ना, अगर किसी ने पढ़ा तो डिडवाना लेक ही पढ़ता है। डिडवाना लेक मतलब सैलाइन लेक है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू श्याम जी। तो खाटू जो लेक है ये सब राजस्थान की लेक्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये सब राजस्थान की लेक है, मतलब लेक आपको पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द एबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट, राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन पेपर मैंने पढ़ाया तो नहीं है, ऐसा 2021 ही पढ़ा रहा हूँ। एक सेकंड देख लेता हूँ, कोई दूसरा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो पता चले कुछ और ही पढ़ाया जा रहा हूँ। 2021 से, ठीक। ऐसे मुझे लग रहा था कि मैंने इसे पहले नहीं पढ़ाया हो, पहले पढ़ा दिया हो, ठीक। तो अब ये कह रहा है ईस्टर्न घाट, तो अब देखो इंडिया का मैप कुछ ऐसे बनता है। ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक। ईस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और एक स्टेट और कौन सा बचा, सोच के बताओ, ठीक। एक स्टेट आप और बताओ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक। ये आपके कोस्टल एरियाज पे आ गए। एक स्टेट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4, हाँ ये आपके ईस्टर्न घाट के स्टेट्स हो गए, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से कौन निकलते हैं, इन चारों प्रदेश में से ईस्टर्न घाट से कौन कौन से निकलते हैं, ठीक। तो अब आपको आंसर देना। अब देखो ब्राह्मणी रिवर कहाँ से, इसीलिए मैं कह रहा था अभी देखो सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछ रहा है वो। ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है, देखो क्या है ना, यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड है, यहाँ पे मैं कुछ स्क्रिप्ट करके नहीं रखा रहता हूँ कि मेरे पास ये तैयार है मैं तुरंत आपको बता दूँ। मैं पेपर खोल के बैठा हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज जो एक्स्ट्रा गेन करनी होती है मैं कहीं ना कहीं से लिख लेता हूँ। और ये नहीं कि मैंने कंप्यूटर जैसा हूँ कुछ कि मैंने सब कुछ लिख रखा है तुरंत तुरंत आपको बता दूँ, ठीक। इसलिए सोचना पड़ता है। ये मैं इसलिए करता हूँ कि जिससे आपको भी फील हो कि कैसे आपको पेपर करना है। अगर आपको मैं बता दूँ ब्राह्मणी यहाँ से निकली, नागवली यहाँ से, सुवर्णरेखा यहाँ से, वंशधारा यहाँ से, तो आपको उसको रटने के बराबर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से कुछ समझ आ जाए, इसलिए मैं कर देता हूँ, ठीक। तो ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है, ब्राह्मणी आपकी निकलती है कौन सी रिवर से, अब ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, वंशधारा है, तीन चारों आपकी ईस्टर्न घाट के पास ही, जो आपका ये वाला पोर्शन पड़ता है इसके पास ही। ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, सुवर्णरेखा, वंशधारा, ठीक, ये सब वहीं की रिवर्स हैं, ठीक। अब अगर आप ब्राह्मणी देखते हैं, ब्राह्मणी आपकी राउरकेला, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक, उड़ीसा में है। तो कहाँ से निकलेगी, राउरकेला उड़ीसा से फॉर्म होती है, ठीक। और दूसरी आपकी जो नागवली है, नागवली क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से मिलके बनती है। ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से मिलके बनती है आपकी नागवली, ठीक। तो आप देखो उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के आसपास जब जाके बनती है, मतलब 2 स्टेट में बह रही है। और उड़ीसा भी आपका क्या है, कोस्टल एरिया है, और आंध्र प्रदेश तो उसके कोस्टल रीजन से बहती है नागोली, ठीक। और अगला जो है आपका सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा झारखंड के रांची प्लेटू से निकलती है, ठीक। झारखंड में जो रांची प्लेटू है वहां से निकली है। झारखंड तो वो हुआ नहीं आपका, क्या, कोस्टल, ईस्टर्न कोस्ट तो हुआ नहीं, झारखंड तो कोस्ट वाले में आता नहीं, कोस्ट का पार्ट है नहीं। तो सुवर्ण रेखा तो गलत होगी, क्यों, कहाँ से, झारखंड, रांची से निकल रही है। अच्छा, सुवर्ण रेखा कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये भी बताएं आप। सुमन रेखा कौन कौन से स्टेट से पास होती है, ये सारा आपका काम है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक रिवर पढ़ के रखोगे वो काम आएगी आपके, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। सुवर्ण रेखा कहाँ से निकल रही है, अब मेरा काम है, मैं तो बता ही दूंगा आपको, ठीक। देखो, सुवर्ण रेखा आपकी निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पे रांची प्लेटू जो है झारखंड में, वहाँ से। अब झारखंड से निकलती है और ऐसे उड़ीसा से होते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। उड़ीसा नीचे आपका, वेस्ट बंगाल, मतलब 3 स्टेट से सुवर्ण रेखा आपकी जा रही है। और वंशधारा का क्या हाल है, वंशधारा कहाँ से निकलती है, तो वंशधारा आपकी कालाहांडी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होती हुई जाती है, ठीक। कालाहांडी उड़ीसा में है और आपका आंध्र, उड़ीसा से निकल के फिर सीधा आंध्र प्रदेश में चली जाती है। मतलब वंशधारा आपकी क्या हुई, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जा रही। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे आ गई आपको, इतनी डिटेल्स तो आपको पता नहीं है, बस आपको इतना पता है कौन कौन से स्टेट से जा रहा है। तो वंशधारा, सुवर्ण रेखा आपको पता है, हटा दो, एलिमिनेट करने का ट्रिक बता रहा हूँ। वंशधारा, सुवर्ण रेखा हटाओ, आप देखो 3 नंबर हटाया आपने, 3 हट गया। अब या तो 2 4 या तो 1 2 होगा, 2 4 या फिर 1 2 हो सकता है। अब आपको पता है कि वंशधारा और नागवली दोनों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से हैं, लेकिन जो ब्राह्मणी है ना, ब्राह्मणी आपकी कहाँ से है, उड़ीसा से है। तो आप सोच रहे होगे ब्राह्मणी भी ईस्ट कोस्ट वाले जो स्टेट्स हैं वहीं से है, लेकिन ब्राह्मणी बनती कैसे है, देखो, एक साउथ कोल होती है, आपने पता नहीं वहाँ पे पढ़ा है, बिहार पढ़ोगे तो उसमें कोयल रिवर आती है, COEL शायद, और वहाँ पे एक साउथ कोल और दूसरा एक संक रिवर। तो ये सब तो पहले और दूसरे स्टेट से निकल के आती है ना, झारखंड वगैरह से निकल के आती हैं ये, बाद में ब्राह्मणी बनती है। तो ओरिजिन पॉइंट ब्राह्मणी, कहीं पे 2 नदियाँ जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ से उनका नाम ब्राह्मणी पड़ता है। ओरिजिन पॉइंट तो इनका दोनों का दूसरा है ना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा तो ही नहीं, तो नागवली और वंशधारा हो गया। हो सकता है थोड़ा हेक्टिक लग रहा हो ये प्रोसेस आपको, पर मेरी कोशिश यही थी कि मैं पढ़ा दूँ, बाकी और कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ईस्टर्न घाट के लिए पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया को मिला था सीबेड माइनिंग के लिए। तो ये देता कौन है, यूएन क्लॉज देता है, ना कि सीबेड कमीशन, ठीक। सीबेड कमीशन जो है, हाँ, सीबेड एक्सप्लोरेशन माइनिंग जो ग्लोबल ओशियन कमीशन है, ये उसके अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन ओशियंस, इनके ऊपर बनता है, ठीक। अब ये दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। तो यही तो है ना, मैंने बता तो दिया आपको कि इंडिया को मिला था। तीसरा कह रहा किस लिए, रेयर अर्थ मेटल वहाँ पे होंगे तभी तो। अब वहाँ पे मछली मारने तो जाने ही है, मत्स्य पालन तो वहाँ पे करना नहीं हमें, ठीक, कि आप कहो ब्लू इकॉनमी को बढ़ाना है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक। बाकी यूएन क्लॉज के बारे में शायद मैंने पहले भी बताया, 1982 में बना था। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको हर कोई मानता है। ये, और इसके हिसाब से जो इंटरनेशनल वाटर होता है, ओशियन वाटर, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सपोज करो ये आपका, 1 मिनट, ये आपका बॉर्डर हो गया, ठीक, कंट्री का। अब ये जहाँ पे आप बेस लाइन बनेगी, जहाँ से सीधी एक लाइन बन जाए, उसको कहते हैं आपका इंटरनल वाटर, ठीक। अब यहाँ बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल पे आपका बनता है ये टेरिटोरियल सी, उसके 12 नॉटिकल माइल पे आपका बनता है कंटिग्यूस जोन, उसके आगे 200 माइल तक, यहाँ से 200 माइल तक जो आपका बनता है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और बाकी को हाई सी कहते हैं। ये इतना आपका आंसर था। अब आप देख लो, पहला तो गलत हो गया और बाकी दूसरे तीसरे सही हो गया आपके, तो आंसर आपका आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट वाटर इफिशिएंट मतलब ये उल्टा इसने लिख दिया, ये कह रहा वाटर किसको ज़्यादा चाहिए, तो शुगर केन को चाहिए। बाकी आंसर आपके सारे सारे राबी की फसल है, इन्हें वाटर कम चाहिए होता, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन, अब ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले फिर आपको बताता हूँ। इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ध्यान से पढ़ना इसको। इन द टेम्परेट जोन द वेस्टर्ली मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन, ठीक। आप देखो ये आपका हो गया, सॉरी कुछ ज़्यादा छोटा बना दिया, ये आपका हो गया ग्लोब जैसा कुछ, ठीक। ये एक तो 0 डिग्री से 30 डिग्री की बात कर रहा, दूसरी तरफ 30 डिग्री से 60 डिग्री की बात कर रहा है। अब आपने अगर कोरियोलिस फोर्स पढ़ा हो तो इधर राइट हैंड पे जाता है, इधर लेफ्ट हैंड पे जाएगा, ठीक। सॉरी इधर लेफ्ट हैंड पे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सॉरी ऐसे नहीं आएगा ना,
इधर से आपका लेफ्ट हैंड पे जाएगा, ये आपका सॉरी लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड पे जाएगा। क्या बना रहा हूँ मैं, ये आपका ऐसे जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इंडिया, आप सपोज करो इंडिया के दो कोस्ट हैं, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा कि आपका ईस्टर्न कोस्ट क्या है, ये कह रहा ओशियन का ईस्टर्न कोस्ट क्या है। तो ये कौन सा ओशियन हो गया आपका, यहाँ पे ये जो भी ओशियन है उसका वेस्टर्न पार्ट कौन सा होगा, ये होगा ना, ये ईस्टर्न पार्ट होगा, ये वेस्टर्न पार्ट होगा। लेकिन आपका ये वेस्टर्न पार्ट हुआ ना, तो ये ओशियन का ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है और ओशियन का वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है। इसने थोड़ा सा यहीं पे उल्टा कर दिया सिस्टम। तो कह रहा है ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन होता है, तो ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना। कह रहा है वार्मर होता, तो भैया जब वाटर यहाँ पे आके पाइलअप होगा तो ये क्या होगा, वार्म अप होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ आप। अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, तब तक आप सोच लो। अगला क्या कह रहा है कि टेम्परेट जोन में सेम ऐसे ही होता है। कह रहा है कि जो ईस्टर्न सेक्शन होता है ओशियन का, अब ईस्टर्न सेक्शन ओशियन का ये बनेगा, अगर कुछ ऐसा है तो ईस्टर्न सेक्शन ये बनेगा, वेस्टर्न सेक्शन ये बनेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ओशियन है, ऐसे ओशियन है, ये ओशियन का इधर वाला सेक्शन, ये ओशियन का इधर वाला सेक्शन। ईस्टर्न सेक्शन जो होता है आपका वो वार्मर होता है। तो एक बात बताओ आप, जब वाटर ऐसे यहाँ पे गर्म वाटर है, ठीक, अब आप इसको ढकेल के यहाँ पे ले जा रहे हो, तो यहाँ पे यहाँ से नीचे वाला वाटर ऊपर आएगा, ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा, यहाँ पे जाएगा तो गर्म हो जाएगा। तो वही तो ये कह रहा है, इसमें दोनों ऑप्शन जो आपके थे इस क्वेश्चन के, दोनों आंसर सही थे। ठीक, इसमें यही बताने की कोशिश करा था और लोगों ने दोनों गलत लगाया था। रीजन ये था कि उनको समझ नहीं आया। इसने ओशियन की बात की थी, इसीलिए तो कहता हूँ यूपीएससी क्वेश्चन को टफ नहीं बनाता है। ऐसे कुछ की जो नहीं पढ़ा वो बनाता है, ऐसा नहीं है। 2024 का पेपर देखोगे तो कुछ ऐसे ही बनाया था, लेकिन वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन, नहीं 59 हो गया ना, 56 क्वेश्चन, 57, 58, 59। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब होता है कि आप ऐसी तरीके से खेती करो जो क्लाइमेट के जो भी उसके इम्पैक्ट होते हैं, जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं, उससे बचा जा सके। तो इसका यही होता है सिंपल सा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आपका। ये उस टाइम पे पूछा गया क्वेश्चन था, आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक, तो देखो इसमें दूसरे ऑप्शन बताया गया है कि जो आपका कंसल्टेटिव ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, तो ठीक है। इसके 15 ऐसे ऑर्गन्स हैं, ठीक, अलग अलग। इसका एक इंडिया में है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, हैदराबाद में। ठीक, और पहला भी ऑप्शन सही। तो इसमें सारे ऑप्शन सही, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। अगला क्या है, लीफ लिडर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। ठीक, अपार्ट फ्रॉम ट्री द वेजिटेशन इज लार्जली composed ऑफ प्लांट forms that reaches up into the canopy vicariously by climbing the tree and growing as epiphytus rooted on the upper branches of tree. This is the most likely description of। तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा इसने दिया, अगर आप थोड़ा सा आप समझ सको तो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होता है जहाँ पे वाटर ज़्यादा हो और धूप ज़्यादा हो, डिकम्पोज ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ कह रहा है कि बेयर रहता है, मतलब वाटर आज डिकम्पोज हुआ, कल को बारिश हुई, बह गया, तो फिर बेयर हो गई वहाँ की जो सॉइल है। ये कौन सा होगा आप देख लो, यहाँ थोड़ा कैनोपी वैनोपी में मत फंस जाना, नहीं तो कॉनिफोरस लगा दोगे आप। तो इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आंसर हुआ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट द ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्री बट एक्सटेंसिव। तो आपको पता है सवाना में बड़ी बड़ी घास होती हैं, ट्री छोटे छोटे होते हैं। ठीक, द फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ सच एरिया जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है, तो किसी भी एरिया में अगर आप देखो कि वेजिटेशन चेक में रखी जा रही है, मतलब बढ़ नहीं पा रही, तो क्या कारण होगा। एक तो कह रहा है कि जो छोटे छोटे एनिमल और टर्माइट्स होते हैं वो वहाँ के खोद खोद के मिट्टी खराब कर देते हैं। और देखो एक तो कह रहा है सॉइल प्रॉपर्टी खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना यार। आपने पूरी ज्योग्राफी में कहीं पढ़ा है कि यहाँ पे सॉइल बहुत बढ़िया है इसलिए यहाँ पे बेसिकली प्लांट वो ट्री बड़े बड़े होते हैं या फिर बहुत डेंस होते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा होगा। तो सॉइल प्रॉपर्टी तो आप सीधा सीधा हटा लो। सीजनल एयरफॉन पढ़ा है, ग्रेजिंग हेर्बिवोर, सब इतना छोटा सा पौधा हुआ है उसके ऊपर आप ले जाओगे, अलग अलग एनिमल जाएंगे तो दब जाएगा ना। ग्रेजिंग की वजह से कई चीज़ होता है, कभी कभी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती हो और वहाँ पे बार बार ये जो आप लेके जाते हैं, मतलब एनिमल्स जाते हैं वहाँ पे बार बार ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ की मिट्टी जो गीली हुई होती है वो नीचे की तरफ गिरने का डर होता है। तो काइंड ऑफ लैंडस्लाइड के लिए भी हो सकता है, अगर बहुत स्टीप उसकी एंगल है, स्टीप एंगल है। ठीक, और अगला कह रहा है कि फायर की वजह से भी होता है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी ना होगा यार। तो इसका आंसर आप साफ साफ देख लो क्या हो सकता है। सॉइल हटा दो, पांचवा हटाओ, पांचवा हटाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द
planet Earth. Consider the following statement: the amount of water in the river and lake is more than amount of groundwater. Amount of water in the polar ice caps and glacier is more than the amount of groundwater. ठीक, अब ये सारी बातें ये कह रहा है, लेकिन क्या है ना ये क्वेश्चन PYQ से आया हुआ है, शायद 2011-12 में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब उस टाइम का तो पता नहीं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्या है। सबसे ज़्यादा ओशियन में 97%, फिर आपका आता है आइस कैप्स एंड जो ग्लेशियर होते हैं उसमें 2%। ठीक, तीसरा आता है आपका ग्राउंड वाटर 0.62%। ठीक, उसके बाद आपका आता है जो सॉल्ट लेक और फ्रेश लेक होती हैं उनमें मिला के आपका 0.017% आता है। ठीक, उसके बाद आपका रिवर में कितना आता है 0.0001% आता है, और एटमॉस्फेयर में क्या आता है 0.001%, मतलब रिवर में एटमॉस्फेयर से भी कम है। तो अगर आप इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखोगे तो कुछ ऐसे आता है, ओशियन, फिर उसके बाद आपका आएगा ग्राउंड वाटर, सॉरी मतलब ग्लेशियर और आइस कैप्स, फिर आपका ग्राउंड वाटर, फिर आपका लेक, फिर आपका एटमॉस्फेयर, फिर आपका रिवर आता है। ठीक, आपको लगता है रिवर में सबसे ज़्यादा ओशियन के बाद पानी है, तो नहीं, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप आंसर को ढूंढ लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है कि मोरिंगा ड्रम स्टिक इज अ लिग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। ठीक, और दूसरा कह रहा है टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया। तीसरा कह रहा है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। चौथा कह रहा है इंडियन एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, सीड ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो मैंने आपको कहा कि बायोफ्यूल वाला कॉन्सेप्ट है, उसको सीधा सीधा सही मान लिया करो, कुछ भी यूज हो सकता है बायोफ्यूल बनाने में। अब आंसर देख लो, पांचवा अगर है, मतलब 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 में से आपको देखना है। लेकिन अभी एक पेपर मैंने डिस्कस करा था 2023 का शायद, उसमें मैंने पूछा था, इसमें कह रहा है एवरग्रीन है कि नहीं है नहीं पता, लेग्यूमिनस, और लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो लेग्यूमिनस होते हैं। ठीक, मतलब नाइट्रोजन को जो एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से। तो देखो आज मैं आपको सारे बता देता हूँ। पल्स, जिसमें आपका ये कौन कौन सा पी होता है, चिक पी, और एक और कौन सा बताया हुआ मैंने पिछले वीडियो में, सॉरी सोयाबीन, और उसके बाद बीन्स, आपका टर्मरिक पाउडर। ठीक, सर टर्मरिक पाउडर नहीं, टर्मरिक नहीं, टैमरिन, और अगला आपका अल्फाफा, अगला क्लोव, जिसको लौंग कहते हैं। ठीक, इतने हैं, इससे ज़्यादा आप सर्च वर्च मत करना, इतने में ही काम हो जाता है। ठीक, जो अब ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया होता तो जो 2023 में क्वेश्चन आया था ना, उसमें जितने ऑप्शन से वहाँ से आप एलिमिनेट करके सीधा सीधा आंसर पा जाते। अब कह रहा है मोरिंगा ड्रम स्टिक ट्री, जितना मैंने आपको बताया उसमें कहीं पे मोरिंगा था नहीं था ना, हटाओ आंसर पाओ, पहला आंसर ऑप्शन हटाओ, हटा दिया आपने 3 4 5, मतलब आपका टैमरिन ट्री एंडेमिक है साउथ एशिया का, पहली बात। ठीक, टैमरिन, अरे इमली होती है यार इसका मतलब। ठीक, और दूसरा कह रहा है इंडिया मोस्ट ऑफ टैमरिन इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पता नहीं होता होगा ना, अब तो आपको पता चल गया क्यों होता होगा। इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिन एंड सीड ऑफ मोरिंगा, दोनों को एक्सपोर्ट करता होगा। लेकिन आंसर आपको कौन सा मिला 3 4 5, तो ये टैमरिन ट्री एंडेमिक नहीं है इंडिया का, साउथ एशिया का, ये एंडेमिक नहीं है, ये शायद साउथ ईस्ट एशिया का है। ठीक, शायद आप चेक कर लेना, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का ये है। ठीक, साउथ एशिया का नहीं है। अब सोच लो, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, अभी शायद दिखाया था इसी पेपर में ना, कोई एक ट्री पूछा था जो साउथ ईस्ट एशिया में, उसने बोला था, जो मैंने आपको कहा था वेस्ट अफ्रीका का है, आज ही तो शायद। ठीक, कोई क्वेश्चन था अभी, तो ये सारी चीज़ें आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1 मिनट, क्वेश्चन, हाँ पाम ऑयल। अब यहाँ पे देखो, ये भी पूछ रहा है कौन सी चीज़ का ओरिजिन कहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपको आता ही हो, तो एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, अब वेदरिंग अगर आपको इग्नस रॉक पता है तो 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी ग्रेनाइट, दूसरी होती है बसाल्ट। ग्रेनाइट जो जमीन के अंदर ही रह जाती है, बाद में धीरे धीरे इरोड करते करते ऊपर आती है, और बसाल्ट जो होती है ऊपर आके फैल जाती है, फिर वो बनती है। तो किसकी बात कर रहा है ये, ब्लैक कॉटन सॉइल किसमें होती है, जो आपका डेक्कन का एरिया, यहाँ पे क्या हुआ था, पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ था किसी टाइम पे, तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो कौन कौन सा, सॉरी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल नहीं, फिशर वोल्केनिक रॉक्स। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, बाकी आपका सेल लाइमस्टोन तो उसमें चाक रीजन में मिलता है, आपका ग्रेनाइट ऑन शिस्ट तो मैंने बता ही दिया कि किसके पार्ट है, जो इग्नस वाला होता है उसमें, इग्नस में ग्रेनाइट एक होता है, दूसरा बसाल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स। तो बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं, और बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड,
तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा था ना, तो सबको पता था कि वायरस को ऐसे यूज कर दो, पुराना वायरस जो था उसमें कुछ उसको इनएक्टिवेट कर दो और उसके बाद ह्यूमन बॉडी में डाल दो, तो धीरे धीरे आपको इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा कि आप बीमार हो जाओ, लेकिन एंटीबॉडी जनरेट करने लगेगा। तो दोनों सही है इसके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। पासिंग ऑन माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसको ज़्यादा समझाऊंगा ना, सीधा समझ लो, हाँ सही है। जो थ्री पेरेंटल बेबी वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि मदर एंड फादर हैं, अगर किसी के डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो पहले उनको तीसरे बंदे का डीएनए का तीसरे बंदे को उसमें उसका डीएनए लेके और इसमें चेंज करके डाल दिया जाता है, ठीक। तो थ्री पेरेंटल बेबी वो बन जाता है इन विट्रो। इससे ज़्यादा मैं बता नहीं जा रहा हूँ उसमें। और कह रहा है ए चाइल्ड इनहेरिट माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मेरा बायो है भी नहीं और थोड़ा बहुत जो आता है फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर आगे नहीं आए तो फ़ायदा क्या है। तो बस इतना ही, जितना मुझे पता है कि थ्री पेरेंटल बेबी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है उतना ही बता रहा हूँ आपको। ए चाइल्ड इनहेरिट माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इनडायरेक्टली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर, ठीक। उस टाइम पे लोगों को लगा था ये गलत है, लेकिन 100% सही है, ठीक। किसी यूपीसीएस की किसी पीवाईक्यू में पूछा था ये क्वेश्चन, तो वहाँ से पता चलता है। और यूपीएससी ने भी आंसर दिया, बुलगार्ड 1 एंड बुलगार्ड 2 किससे रिलेटेड है, तो ठीक, ये किससे रिलेटेड है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं ना, उनसे रिलेटेड है। सॉरी, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनसे रिलेटेड है, उससे इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन कोई कहता है कहीं से मैंने पढ़ लिया था, कोई कहता है कहीं से मैंने पढ़ लिया था। देखो क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में आपने कुछ खाना बनाने के लिए रखा, उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, कारण क्या है कि प्रेशर की वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो एक आता था पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, ऐसे पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हटा दो आरटी होता है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब इक्वल टू लगाओगे तो एन आएगा। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली आर एक कुछ होता था, कांस्टेंट वैल्यू शायद होती थी कुछ ऐसे, और टेम्परेचर की। तो क्या कह रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब प्रेशर इनमें से कौन कौन से बढ़ रहा है, एरिया ऑन ऑफ द होल इन द लिड, जो ऊपर वाला ढक्कन होता है उसमें अगर कोई होल बना हो तो प्रेशर रिलीज होता रहेगा। जितना बड़ा एरिया रहेगा उसका होल का, उतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज होगा। अगर प्रेशर रिलीज हो रहा है तो टेम्परेचर तो डाउन हो जाएगा ना, वहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं पाएगा, तो उस पर डिपेंड करेगा ना। दूसरा कह रहा है टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, तो भैया फ्लेम तुम कितना भी बढ़ा दो, वो जो उसका सरफेस एरिया होता है ना कुकर का, उसके ऊपर जाएगा। आप खूब सारा फ्लेम बढ़ा दो, आप देखोगे तो बाहर का पूरा कुकर जल रहा है, अंदर में हाथ डालो पानी ठंडा पड़ा है अभी। रीजन क्या है कि पहले सरफेस में जाएगा, पहले कुकर गर्म होता है, ठीक। फिर जो वाटर आपका होता है जो नीचे होता है वो गर्म होकर ऊपर आता है और ठंडा वाटर नीचे जाता है, क्योंकि ठंडा वाला वाटर भारी होता है, गर्म वाला कम हल्का होता है, वो ऊपर आता है। ऐसे गर्म होता है, ना कि आपने सडनली फ्लेम बढ़ा दिया। अब देखो एक ऐसे ना, कभी कुछ ऐसा पॉट लेना, उसमें बर्तन में पानी डालना और ऊपर से आग जलाने की कोशिश करना, उसके ऊपर से ऐसे दिखाना, कुछ आपके पास हो दिखाना, देखो क्या है, वाटर उबलता है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद उबले, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मीडियम है यहाँ पे एयर है, ठीक। और दूसरे में मीडियम आपका एक कुछ है ऐसा जो सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड सरफेस तो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा ना। तीसरा कह रहा है वेट ऑफ द लिड, कह रहा है वेट ऑफ द लिड, तो जितना बढ़िया ढक्कन आपका है ऊपर से, जिसका जो प्रेशर झेल सकता है, पता चल बहुत हल्का हुआ तो फट जाएगा ना, तो जितना प्रेशर वो झेल सकता है उस हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोनों यही पहले और तीसरे सही थे। बाकी इसमें अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री वगैरह उस टाइम की पढ़ी होती तो ईजी हो जाता सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंथेटिक मीडियम विच वन ऑफ द कौन से सिंथेटिक मीडियम से बनाए जा सकते हैं, ठीक, आर्टिफिशियली। तो फंजाई बैक्टीरिया तो बनाया जा सकता है, लेकिन वायरस थोड़ी बनाया जा सकता। वो चाइना का उस टाइम पे चला था कि वो बना रहा है, तो किसी वायरस से आप बना सकते हो, सिंथेटिक मेथड से नहीं बना सकते आप। कह रहा है एडेनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम वेयर एज रेट्रो वायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, ठीक। तो जो आपका रेट्रो वायरस होता है ना, जो आपका रेट्रो वायरस होता है उसमें आरएनए होता है, ना कि सिंगल ना डबल। इसमें होता है आपका आरएनए। आरएनए क्या करता है, एक मीडियम लेता है, उससे बाद उसको डीएनए में ट्रांसफर करता है। जैसे आरएनए ने कोई मैसेज लिया, फिर वो ले जा करके डीएनए में ट्रांसफर करके किसी बॉडी में डालता है, ठीक। और डीएनए का क्या काम होता है, मैसेज लिया लिख गया, वो सीधा बॉडी में डाल देता है, पहले इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो एडेनो वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। और ये जो आरएनए है, सॉरी क्या है, रेट्रो वायरस है, ये इसमें आरएनए होता है ना कि डीएनए होता है, ठीक। ये सीधा सीधा इसका कहने का मतलब है। और थोड़ी बहुत और इसके बारे में बता देते हैं, और दोनों पढ़ दिया नहीं, एक बचा है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडनोवायरस वेयर एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, ठीक। तो सही है, जो कॉमन कोल्ड आपका होता है, सोर थ्रोट, फीवर हो जाना, बाकी जो आपको खांसी बुखार हो जाता है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, आपके एडनोवायरस की वजह से होती हैं, ठीक।
और जो एड्स होता है ये होता है रेट्रो वायरस। अब ये सोचो कि एड्स कैसे होता होगा। जो वायरस एड्स में जाता है उसमें आरएनए होता है, ना कि डीएनए होता है। ठीक, आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसा कुछ जिसके अंदर डीएनए होगा ना कि आरएनए, उससे आपको ये एडनोवायरल वाला फीवर मतलब कुछ हो सकता है, ऐसी बीमारी जो एडनोवायरस से होती हो। लेकिन जिसमें आरएनए होता होगा, एनिमल, प्लांट या कुछ ऐसा भी, कोई ऐसा वायरस जो आरएनए, जिसमें आरएनए हो, वो कॉज करेगा आपके अगर शरीर को हार्म करता है तो उससे आपको एड्स वगैरह हो सकती है। बाकी कई बीमारियां ऐसी हो सकती हैं। ठीक, तो रेट्रो वायरस अगर है तो उसमें आरएनए होगा, एडनो वायरस है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसमें। ठीक, ये है। बाकी इसके बारे में और तो कुछ है नहीं। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर डीएनए में जाता है और बस इतना ही था। इसके बारे में और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। और वैक्सीन के रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पूरा बनाया हुआ है, कभी टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा। उससे आपको वैक्सीन के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। कई वैक्सीन के बारे में बताया मैंने, जो आपने 2022 वाले पेपर मैंने आपको पढ़ा था कि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने क्या यूज करके बनाया था, वायरल वेक्टर डिजीज वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारा पढ़ाऊंगा कभी। कह रहा वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। तो देखो जो डाइपोलर नेचर के होते हैं ना, कोई भी ऐसा पदार्थ जो डाइपोलर नेचर का होगा, उसका सिंपल सा काम होता है वो दो सब्सटेंस को एक साथ डिसॉल्व कर सकता है। ठीक, तो इसका आपका वाटर का डाइपोलर है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साइंस है ना, साइंस कभी भी बदल के कुछ और पूछ सकते हैं, तो उसमें बहुत डीप मत घुसा करो। अब देखो सोडियम लैंप जो होता है और एलईडी लैंप की बात करें तो पहले आप देखते होगे ना, लोग एक लैंप ऐसे लगाते थे, या भी आप देखो जो गवर्नमेंट लगाती है लैंप वगैरह चौराहे वराहे पे, कुछ ऐसे लटका हुआ सा बना होता है। कहाँ फंस गया ये, एक मिनट। ये ऐसे लटका हुआ सा नहीं होता कि ऐसे लगा है, ऐसे लैंप होता है, वो सोडियम लैंप होता था। और बाकी एलईडी तो आप जानते ही हो। अब तो क्या होता है ना, सोडियम लैंप जो आपका होता है वो लाइट तो 360 देता है, आप देख ही रहे हो 360 देगा वो। लेकिन क्या होता है ना, वो उसकी जो लॉन्गर लाइफ नहीं होती है, लाइफ उसकी कम होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, पहला कह रहा है आपका कि 360 डिग्री, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी। तो एलईडी का आपको पता है 360 तो एलईडी देता नहीं है। दूसरा, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन देन एलईडी। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सोडियम 1970 60-70 के दशक में यूज किया जाता था, और लॉन्गर लाइफ तो होती नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया, लगभग 4 गुना लाइफ एलईडी की ज़्यादा होती है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक वाइल एलईडी लैंप ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइट। तो जो आपका ये स्पेक्ट्रम लाइट वाला होता था वो मोनोक्रोमैटिक, एक आध कलर का हो सकता था। इसमें तो एलईडी में देखो, सडनली आप देखो एक ही एलईडी में कई टाइप के लग जाते हैं ना, अलग अलग टाइप के बल्ब लगा सकते हो आप। ये सारी बातें कह रहा तो हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 72 नंबर होगा, 73 नंबर। ACE2 क्या है? उस टाइम पे क्वेश्चन में था, न्यूज में था, ये सारी चीज़ें। तो सीधा सीधा भैया ये वायरल डिजीज से रिलेटेड है, ACE2। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिस्फेनॉल ए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज स्ट्रक्चरली कंपोनेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। मतलब BPA कहाँ यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, पहले आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है आपका पॉलीकार्बोनेट। अब आपने अलग अलग पढ़ा होगा। अब 2022 में इसके बाद आप पेपर देखो तो आपको पीवीसी मिलेगा, पीवीसी मिलेगा। और एक पेपर में, सॉरी पीवीसी नहीं, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, आपको ये मिलेगा। 2022 का आप पेपर जाके देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया वीडियो, उसमें पॉलीएथाइलिन टेट्रापैथलेट मिलेगा। ठीक, अब यहीं से आपको सारा पढ़ लेना चाहिए। पॉलीविनाइल कार्बोनेट क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, अभी एक मेरा काम तो है पढ़ाना, मैं तो बताऊंगा ही। तो पहले देख लो बिस्फेनॉल ए क्या होता है। ये क्या होता है ना, इसको यूज करते हैं कोटिंग करने के लिए। ये पॉलीकार्बोनेट का एक कंपोनेंट है जिसको यूज किया जाता है कोटिंग करने के लिए। बॉटल हो गई आपका, फूड पैकेजिंग वगैरह हो गया, वाटर सप्लाई की जो पाइप होती है, लाइन होती है, उसको कोटिंग करते हैं जिससे वहाँ पे क्लियर वाटर ऐसा ना हो कि वहाँ पर गंदगी फैल जाए, कुछ जम जाए, इसके थ्रू जाए। बाकी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, अपने पीवीसी पाइप वाइप सुना है आपके घर में, अगर वायरिंग हुई हो पानी वानी की, आप कहीं पे पानी यूज करो, कहते हैं पीवीसी वाला है ये। ठीक, तो पीवीसी का यूज कहाँ पे होता है इतनी बताने की जरूरत है नहीं, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ठीक, और इसका काम क्या होता है पीवीसी का, ये जब गर्मी होगी ना तो सॉफ्ट हो जाएगा, और ठंडी होगी तो हार्ड हो जाता है। आप देखो ठंडी में उस पाइप को ज़्यादा मत मोड़ना, कभी टूट जाएगी, और गर्मी में कितना भी मोड़ो टूटेगी नहीं। तो केबल कोटिंग वगैरह में इसको यूज करते हैं, पाइप में यूज करते हैं, वही सारी चीज़ लगभग सबका यूज ऐसे ऐसे होता है। जो पॉलीथाइलिन टेट्रापैथलेट है ना आपका, 2022 में है, इसको मैंने आपको वहीं पे पढ़ा दिया, तो वहीं से जाके आप पढ़ लेना। उसमें एक वर्ड यूज किया गया था, वहीं से आपको ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, बाकी इसके बारे में कुछ है नहीं खास। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ट्रिक्लोसॉन किस लिए यूज किया जाता है, कंसीडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आप हैंड वॉश करते हो ना, उसी में होता है, इसीलिए टॉयलेटरी इसका आंसर है।
कभी कभी पढ़ लिया करो। देखो यूपीएससी जो है ना आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन जो साइंस के डालेंगे आप देखो, कभी आप हैंड वॉश कर रहे हो तो बॉटल उठा के पढ़ लो। आप उसमें जो साफ वाफ करने के लिए कौन सा होता है वो हार्पिक वार्पिक, उसमें देख लो क्या पढ़ा है। कहीं भी यूपीएससी कहता है कि आप कभी आप इंटरव्यू देने जाओ, सडनली वो ये भी पूछ सकते हैं बैठे बैठे, आप कौन से रास्ते से आए थे, इस रास्ते थे। अच्छा रास्ते में कौन सी शॉप आपको अच्छी लगी, वहाँ पे कुछ बताओ, मिठाई की एक दुकान है, ऐसा कुछ पूछ ले। उन्हें पता है तो पूछ लेंगे, ठीक। नहीं भी पता है तब भी इसलिए पूछ लेते हैं कि देखता हूँ इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये क्या करते हुए रास्ते में आ रहा था, ये ध्यान, क्योंकि आपकी लाइफ इसी पे बेस्ड है भाई। अगर आप किसी जिले के डीएम बन रहे हो तो सोते तो रहोगे नहीं, आप किसी रास्ते से जा रहे हो और अगर आप वहाँ की प्रॉब्लम नहीं देख रहे हो तो कौन से डीएम हुए आप, या कौन से स्पेस हुए आप, कुछ नहीं हुए ना। तो इसीलिए वो देखते रहते हैं। बाकी फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल आपका हो गया विनेगर वगैरह हो गया, विनेगर डाल दिया आपने, कभी नमक डाल दिया, देखो अचार अचार में नमक डाल दो आप, विनेगर डाल दो, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शुगर डाल दो किसी चीज़ में, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक। तो ये होते हैं। और जो आपका दूसरा होता है सिंथेटिक वाला, सिंथेटिक वाला आपका होता है कौन सा, सिंथेटिक में आपका सोडियम बेंजोएट एक हो जाता है, सोडियम बेंजोएट हो जाता है आपका, और दूसरा हो जाता है सल्फाइड्स हो जाते हैं, नाइट्राइट्स हो जाते हैं, और बाकी आपका सॉर्बिक एसिड एक होता है सॉर्बिक एसिड। तो 3-4 होते हैं, ऐसे याद कर लो आप। और बाकी दूसरा फूड राइपनिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, फूड राइपनिंग के लिए आप यूज करते हो एथिलीन या CaC2 या एसिटिलीन, मतलब CaC2 कार्बन कार्बाइड, एथिलीन या एसिटिलीन, ये सब यूज करते हो। तो ये नोट डाउन कर लो आप। रीयूज प्लास्टिक कंटेनर, कोई कुछ नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को आपको मेजर करना, सपोज करो एक ग्रह यहाँ पे, दूसरा एक प्लेनेट यहाँ पे, दूसरा प्लेनेट यहाँ पे आपको सब कुछ निर्वात स्पेस, अब कोई सीधा ट्रेवल, अब कोई कुछ ऐसा ट्रेवल करके ऐसे ऐसे जा रहा है, तो भैया जब ऐसे ट्रेवल करेगा तो सही डिस्टेंस मिली नहीं मिली ना, सीधे जाना चाहिए बिल्कुल, कितने भी अलग अलग टाइप के मीडियम हो, लेकिन वो इम्पैक्ट, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट उसके आना नहीं चाहिए। पता चले वहाँ पे कहीं डेंस है, कहीं लाइट है एटमॉस्फेयर, तो वो अपनी उसका रास्ता ही बदल दे रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में क्यों मानते हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो ऑलवेज सेम, सॉरी कहाँ गए वो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये इसका आंसर है। उसके अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वी अडॉप्टेड, आगे आपका पॉलिटी, पॉलिटी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। पहला कह रहा है एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। तो पता है आपको ब्रिटिश की पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ की नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, ठीक। दूसरा कर इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट पार्लियामेंट आर रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। ये कहाँ से पार्लियामेंट को डिफाइन कर रहा है कि इंडिया वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, इंडिया का ऐसा, वो पहला वाला पॉइंट है, ये सीधा सीधा बुक से है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर डिस्कस कर, देखो जो आपको फैक्ट पता है ना उसमें मत घुसा करो कि क्यों होगा क्यों नहीं होगा, रट लो उनको। अगला कह रहा है एन गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी सजेस्टेड द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी टू बी डिजाइनेटेड solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। आप सोच लो, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक तो आपको कुछ भी नहीं आता तो सोलेली पे चले जाओ, केवल एक ही की बात कर रहा है कि बस इसी चीज़ के लिए। जबकि इन्होंने किस लिए बात की थी, इन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ना, सेक्रेटरीट की बात की थी, सेंट्रल सेक्रेटरीट की। उन्होंने मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट उनको कम करो, ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं तो काम कम होता है, तो काम कम डिपार्टमेंट करके मोदी जी क्या कहते हैं कि कौन सा कहते हैं कि याद ही नहीं आ रहा, जिसमें कम गवर्नमेंट होती है ज़्यादा गवर्नेंस होगी, ठीक। तो उसी की बातें कर रहे हैं, ठीक। इन्होंने इसीलिए ये बात यहाँ पे बोली थी। और अगला क्वेश्चन तरफ, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ARC 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज। तो सही बात है, 1966 में जो ARC बनी थी उसी के 1966 में ARC बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। तो अलग से मिनिस्ट्री बन गई है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की। अरे आप भैया इसी के अंदर में ट्रेनिंग होगी आपकी, याद कर लो, ठीक। IAS बन गए, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू प्राइवेसी बताने की जरूरत नहीं, उस टाइम पे न्यूज में था, खुद कर लो। 21 आर्टिकल 21 है। इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम, ये तो क्वेश्चन एडिट कर दिया था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक। तो 1991 में एक लॉ आया था, ठीक, जो आपका 1951 रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसमें एक लॉ आया था। उन्होंने कहा था मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से आप क्यों लड़ सकते हो, ठीक। तो कह रहा है कोई लॉ नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करे कॉन्टेस्टिंग 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 1991 में आया था, ठीक। तो ये तो आपका गलत हो गया, आज के कंटेक्स्ट में गलत हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 1991 में लोकसभा से जो देवीलाल जी थे
उन्होंने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया था। तो हाँ, हरियाणा में 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 3 जगहों से उन्होंने लड़ा था। मैंने आपको क्यों कहा 1991 में उसके बाद ये लॉ आया था। और तीसरा कह रहा है एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हर एंड हिज पार्टी शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन। वो अपने इलेक्शन का तो कॉस्ट बेयर कर सकता है, लेकिन बाई इलेक्शन का क्यों करेगा भाई, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी जितने में होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ये तीसरा आपका गलत होगा। 1 2 सही था, लेकिन पता नहीं यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, मैंने ये पेपर ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन किया तो नहीं है, 2021 का ही है। जो भी हो, तो राइट टू सिटी जो है ये यूएन हैबिटेट का है, और इसमें क्या है कि राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। और दूसरा कह रहा है कि राइट टू सिटी गिव्स क्या है, एवरी ऑक्यूपेंट्स ऑफ सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तीसरा कह राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन द सिटी। तो राइट टू सिटी का ये मतलब है, सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि जो लोग सिटी में रह रहे हैं, भले वो ऑथराइज हैं अनऑथराइज हैं, ऑथराइज का ये मतलब कि वहाँ के हैं, फिर बाद में उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहा कुछ, तो वहाँ पे उनको सैनिटेशन वाटर वगैरह की जो भी पब्लिक चीज़ें होती हैं, उनको वाटर सैनिटेशन सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी होंगी उन्हें। तो इसलिए कह रहा है तीसरा ऑप्शन देखो राइट टू सिटी, ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, कैन नॉट डिनाई, लेकिन ये सही है, वो डिनाई नहीं कर सकता स्टेट, वो देना होगा। ये इस कन्वेंशन के जो राइट टू सिटी ये बना है ना, इसके अंदर में आता है, ठीक। तो ये बाइंडिंग तो नहीं है किसी पे, क्योंकि ईच कंट्री को कमिटमेंट को मॉनिटर करेगा, ये तो गलत है ना। पहला तो हर एक कंट्री की चीज़ों को आप मॉनिटर करोगे तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो पहला तो गलत है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सबको प्रोवाइड करो। पहला क्या कहता है, दूसरा राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट द सिटी ऑफ द सिटी टू राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तो आप रिक्लेम कर सकते हो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है सिटी में, या कोई पब्लिक स्पेस है उसको रिक्लेम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पब्लिक स्पेस का ये मतलब नहीं कि पता चला कि रेलवे स्टेशन है उसको तो जाके करने लगो, ये सब बातें नहीं होती। पब्लिक स्पेसेस जो उन्हें चाहिए, उनके राइट्स हैं, जो जितनी जगहों पे उन्हें चाहिए। सपोज करो कि कहीं पे फॉरेस्ट लगा हुआ है और उसको गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो नहीं हो सकता, वो क्लेम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि नहीं ये तो पब्लिक स्पेस है, इस पर हमारा राइट है, तो इस पर फॉरेस्ट ही लगेगा। ये सारी बातें होती हैं। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन द जेल। तो पुलिस स्टेशन में छोड़ दोगे तो मारपीट के किनारे कर देंगे उसको, तो भैया मजिस्ट्रेट के अंदर में होता है, वो जेल में जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट सच सस्पेक्ट विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो सही है, या कोर्ट तो कोर्ट, अब मजिस्ट्रेट दोनों एक ही हो गया भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन अ prisoner मेक्स आउट सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच prisoner बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज राइट। ये तो गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि ऐसे राइट्स नहीं होते किसी के, कि आप जेल में गए तो कल को पैरोल चाहिए आपको। स्टेट गवर्नमेंट है देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल। तो हाँ गवर्नमेंट, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जेल आ रही है, तो उनके अंदर रूल्स भी तो होंगे, उन्हें कितना भरना है कितना नहीं भरना क्या है, उस हिसाब से वो अपना नियम बनाते हैं कि इनको कब छोड़ना है, इनको छोड़ देते हैं। बाकी जो फरलो होता है ना, एक होता है पैरोल, एक होता है फरलो। उसमें क्या होता है कि अगर आप गुड कंडक्ट शो कर रहे हो वहाँ पे जेल में, तो आपको रिमिट कर दिया जाता है, आपके जो भी आपके चार्ज लगा होता है जितने साल का, वो कम कर दिया जाता है। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बढ़िया है। अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स on an executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in a matter of application of law violates which one of the following article of the constitution in India। कोई लॉ वायलेट होता है तो इन सबको ये पावर मिल जाती है कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, डिस्क्रिशनरी पावर देता है। सबको लग रहा था कि आर्टिकल 32, क्योंकि वही तो कहता कि जो फंडामेंटल राइट है सारी इसी पे अप्लाई होंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, समता का नियम। ठीक, कहाँ कहाँ पे आप तो किसी का लॉ, अगर किसी के राइट्स जो हैं वॉयलेट होते हैं तो इसी के साथ में तो हो जाएगा, और ये अथॉरिटीज़ को अनबाइंडिंग पावर देता है कि आप कैसे कर सकते हो। द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट इट्स फेडरल कैरेक्टर। तो देखो फेडरल कैरेक्टर का सिंपल सा याद कर लो, DIDBS, डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आंसर देख लो कौन सा है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टू सेफगार्ड, तो यही सही है, बाकी तो गलत है ना।
पढ़ लो बाकी। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट्स, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, गलत। अगला कह रहा है स्टेट, तो देखो स्टेट का जो आप पढ़ते हो 7वीं 8वीं में, तो उसमें कहते हैं पॉपुलेशन, किसी को भी एक देश या स्टेट बनाने के लिए पॉपुलेशन, वहाँ पे उसको डेमोग्राफी बोलते हैं पॉपुलेशन को, ठीक। डेमोग्राफी होनी चाहिए, वहाँ पे एक एरिया होना चाहिए और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लॉ के साथ चले, ठीक। तो कंट्री बन जाती है। पहला कह रहा है कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। कोई एरिया है जहाँ पे कोई कुछ लोग बहुत टाइम से रह रहे हैं, एक्सटर्नल कोई उनका वो नहीं है, और वहाँ पे ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट चले। तो भैया पहले जो ट्राइबल एरिया में जो इन्होंने क्या कहते हैं, ब्रिटिश ने जो उन्हें ऑक्युपाई किया था उन एरियाज़ को, तो वो ऐसे ही तो रहते थे, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती थी, तो उसको कंट्री थोड़ी मान लोगे। आपको भी पता है आज भी कुछ ट्राइबल स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं, जैसे आपका हो गया AMTM, बाकी आप देख लो MTM का मतलब क्या है, हर कोई जानता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, तमिलनाडु, यहाँ पे अलग अलग टाइप की छोटी छोटी काउंसिल्स बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके जो कल्चर वगैरह हमसे डिफरेंट हैं, तो उनके पास एक्सटर्नल, अब उन पे तो एक्सटर्नल कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, लेकिन कल को अगर उनसे एक्सटर्नल कंट्रोल हटा दिया जाए तो ये प्रॉपर डिफिनेशन थोड़ी होगी। कह रहा है दिखा तो रहा है एक टाइप का डिफिनेशन, लेकिन वेस्ट कौन डिफाइन करता है, सबसे अच्छा कौन सा है। दूसरा कह रहा अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनिट टेरिटरी and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means to sustenance, उनके जीने की जीविका के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा लग रहा है। अगला क्या है, अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डिफिनिट टेरिटरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, ये भी अच्छा लग रहा है। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफिनिट टेरिटरी विद द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पूरे देश की बात कर दे रहा है कि इसमें ये होगा ये होगा, तो ये बहुत डीप जाके बता रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छा क्या लग रहा है, आपकी जीविका को भी देखे, आपके राइट्स को सेफ गार्ड करे, बाकी लॉ को मेंटेन करे, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, इसका आंसर ये, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है इंडियन जुडिशरी के बारे में कह रहा है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत, तो सही है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एट द सुप्रीम कोर्ट, लग रहा था पहले, क्योंकि एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि सेंट्रल लॉ को हाई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन बाद में क्या हुआ, 44 शायद या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कहा नहीं कर सकता है, ठीक। तो ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी आपने कभी सुना नहीं होगा कि हाई कोर्ट खुद के ऑर्डर की रिव्यू करता है। कोई जाता नहीं हाई कोर्ट पास, कहते चलो सुप्रीम कोर्ट पास चलते हैं, तो ऐसा कोई पावर नहीं यूपीएससी भी कहती है, ठीक। बाकी इस टाइम में इस क्वेश्चन में डाउट था लोगों को, लेकिन ऐसी कोई पावर है नहीं। रही बात इसकी, तो ये 128 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल नंबर 128 के अंदर में आपको आता है ये वाला। बाकी आप इससे पता चलता है कि और क्या पढ़ना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला करा देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, इंडिया के बारे में बात कर रहा है, तो एक सिटीजनशिप है और डोमिसाइल, सही है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट, ये तो अमेरिका की बात कर रहा है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो 3 टाइप से उसको हटाया जा सकता है, ठीक। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं वो आपका एक होता है रिनंसिएशन, जब आप खुद छोड़ देते हैं। दूसरा होता है आपका टर्मिनेशन, जब आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, दूसरी कंट्री से आप आ ही नहीं रहे, 7 साल तक हो गया, ठीक, या आप किसी दूसरी कंट्री की आप सिटीजनशिप ले लेते हैं। और तीसरा होता है आपका डिप्रीवेशन, सपोज करो आपने आतंकवादी, आप टेररिस्ट गैंग के साथ मिल गए हैं, या आपने फ्रॉड करके ये सिटीजनशिप हासिल की थी, तो इस तरीके से। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following factors constitute the best safeguard liberty in the liberal democracy? तो लोग कंपेयर जुडिशरी लग रहा था, लेकिन यूपीएससी ने इसको सेपरेशन ऑफ पावर दिया है, और सही भी सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों कह रहा है, लिबर्टी को सही तरीके से सेफ गार्ड कौन करता है, लिबरल। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, डेमोक्रेसी का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेट को भी मिल जाए उनको भी मिल जाए, और ये सब पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि कमिटेड जुडिशरी आपको आती नहीं है यार, इसके बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, फिर भी आप उसको एज आंसर लगा रहे हैं, और जो आपने पढ़ा उसको देख नहीं रहे, तो ये बात है। कौन सा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वायलेट करता है, तो भैया आर्टिकल नंबर 39 जो है उसका एक 4 क्लॉज है, वो बताता है डीपीएसपी का। बाकी राइट टू फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर आपका 38 39 आर्टिकल नंबर में आता है। राइट टू इक्वलिटी आपका 14 नंबर आता है। राइट टू फ्रीडम आपका 19 से 22 तक आता है, 14 से 18 तक ही आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, भैया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कहा था कि अब आपकी फंडामेंटल राइट नहीं रहेगी, तो कह रहा है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। तो भैया जो बाहर के लोग खरीद रहे जमीन, उनका क्या होगा, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, तो सही हुआ ना ये। कह रहा है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट तो होगा नहीं, तो फंडामेंटल नॉन लीगल, तो आर्टिकल 44 किस लिए बना था अगर लीगल नहीं है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 93 नंबर, व्हाट डज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950 को क्या था,
तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक, ये है आपका जो प्रियम्बल है वो याद करके रखो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उस टाइम पे आपका सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। देख लो, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक। 25 जनवरी 1950 तक ही था, हाँ तब हटाया गया था शायद, जब आपका ये नया वाला शायद फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, तभी शायद डाला गया था, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। आप जाके देख लो, हो सकता है पूछ ले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, देखो अभी किसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था और ये तीसरी बार है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को लिमिट करना, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ, हल्बी हो एंड कुल किससे रिलेटेड, कोई किससे रिलेटेड है। तो ये देखो उस टाइम पे ना, ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। ये मुंडा हो आता है ना, मुंडा हो, ये सब एग्रेशन जो हुए थे उस टाइम पे, रिवेलियन जो हुए थे, तो मैंने कहा हो तो कुछ ट्राइबल से रिलेटेड है, बस इसे मार दिया था। इसका आंसर भी यही सही है, ठीक। इसके बाद साथ कोई क्वेश्चन अच्छा है नहीं, बाकी सब हाँ एक रहेगा। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड पे, ठीक। तो कह रहा पहला, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल अंडर 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टाइटल नहीं है, ठीक, ये टाइटल नहीं है, सॉरी ये टाइटल है उसके अंदर में, लेकिन क्या है ना, जो 18 आर्टिकल 18 होता है आपका, उसमें ये टाइटल के अंदर आते हैं, लेकिन आप इनको लेके आप ऐसे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न उसके आगे आप अपना नाम लगाएं। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपके लिए अच्छा है कि जो टाइटल्स आपको मिले उनका नाम आगे आप मत लगाएं। केवल दो ही में हो सकता है, एकेडमिक में हो सकता है, दूसरा आपका डिफेंस में हो सकता है, जैसे कर्नल और ये चीज़ें होती ना, कॉलोनल दिस, या फिर उसमें जो और सूबेदार और अलग अलग रैंक के होते हैं उनके आगे उनका नाम लगता है। एकेडमिक में डॉक्टर है तो डॉक्टर लग गया आपका, इंजीनियर है तो इंजीनियर लग गया आपका, ठीक, ये सब होता है। तो देखो ऐसे नहीं लिखा जाता कहीं पे भी डीएम दिस, नाम लिखा जाता है उनके आगे लिखा जाता है कि ये डीएम है, आगे इनके नहीं लगाया जाएगा, इनका टाइटल नहीं है डीएम, इनकी पोजीशन आज के टाइम पे डीएम है, ठीक। आप ऐसे नहीं लिखेंगे आईएएस ऑफिसर दिस, आपका नाम फिर उसके अंदर ब्रैकेट में करके आप आईएएस लिख सकते हैं, ये रूल्स का क्लियर वायलेशन हो जाएगा, ठीक, जो गवर्नमेंट कहती है। तो दूसरा कह रहा है कि पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड 1954 और सस्पेंडेड ओनली वंस, दो बार किया गया था, एक बार 1989 के आसपास, फिर 1992 के आसपास एक बार किया गया था, उसके बाद जब लागू होगा आज तक चल रहा है, ठीक। अगला क्या कहता है, द नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन पार्टिकुलर ईयर, हाँ तो 5 लोगों को मिलता है। तो पहला तीसरा सही हो गया। ये उस टाइम पे था कि जो एक सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड किया जाता है, कौन सी ट्री सिटी है, तो उस टाइम पे ट्री सिटी डिसाइड किया गया था हैदराबाद को, ठीक। लेकिन ये कौन करता है, तो ये बॉडी करती है यूनाइटेड नेशन FAO, ठीक, ये डिसाइड करती है। तो ये तो गलत दे दिया खाना, और दूसरा सही बता रहा है, अर्बन फॉरेस्ट वगैरह को मेंटेन करना, तो पहला गलत, दूसरा सही आपका आंसर आ जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन करंट से थे, उनका कोई मतलब है नहीं। देखो पहला जो वीडियो बनाया था वो लगभग आपको 1 घंटे 39 मिनट का पड़ा है, और इसमें भी जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा समझाने के चक्कर में वो निकल जाता है। दूसरा PDF में क्या है, ऊपर नीचे करते करते हो जाता हूँ मैं परेशान। तो अगला वीडियो में ये तो पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा चलो ख़त्म ही कर देता हूँ PDF में ही, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अगला स्लाइड में, उसमें साफ साफ दिखता नहीं है, क्योंकि मैं देखो इस ऐसे ना इसको लिखना नहीं चाहता वहाँ पे स्लाइड में। कारण क्या है कि ऐसे फील आता है कि आप पेपर कर रहे हो, वैसे लगता है कि आप किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट उठा लिया आपने, वो कर रहे हो। इसलिए मैं इसकी क्लिप उठा के उस पर डाल देता हूँ अलग अलग, तो क्लियरली दिखता नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ पेपर लेके बैठो। और उसमें क्या रहता है, आपको अगला क्वेश्चन देखना है तो आपने क्लिक किया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें ऊपर नीचे करते करते तो प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब ये भी वीडियो आपका 1 घंटे के आसपास का, 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट। तो आप UPSC अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए, और हाँ 2 घंटे 40 मिनट का वीडियो लगभग बन जाएगा, ठीक। लेकिन ये वाला पेपर थोड़ा ज़्यादा डीप डिस्कशन इसमें हुआ है, क्योंकि 2021 का पेपर जो था वो कंपैरेटिवली टफ था। 2023 वाले में क्या था कि उसमें ओनली वन ओनली टू, तो ठीक था पेपर। वो उसके जो ऑप्शन दिए गए थे ना, ओनली वन ओनली टू, वो डिफिकल्ट थे, ना कि पेपर डिफिकल्ट था। वो ऑप्शन पेपर को डिफिकल्ट बना रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका पेपर भी पूरा बना यही डिफिकल्ट था, आप ढूंढना पड़ेगा आपको इन सब में। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने डिस्कशन करवाया। तो आइए अब इसको डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। आप UPSC अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें UPSC अनस्क्रिप्टेड को। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि सही नहीं चल रहा है तो भी आप बताया करें, कमेंट कोई करता है नहीं तो किस पता चले मुझे, ठीक। मुझे पता है कि बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। देखो मेरा मेन एम क्या है कि जो प्री का पेपर नहीं निकल रहा है ना, इसी को कैसे भी करके, ऐसा नहीं कि मैं कुछ प्रिडिक्ट कर दूँ आपको ये क्वेश्चन आएगा, नहीं, PYQ ही सब कुछ है ये भी नहीं। लेकिन इसीलिए मैं आपको 5 साल का पढ़ा रहा हूँ कि 5 साल का पेपर देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या करना है। और जो स्टेटमेंट्स बनते हैं ना,
कोई 20 साल पुराना पेपर लेके बैठेगा तो एक पेपर क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश पहले थी 10 साल, लेकिन अभी 5 करवा रहा हूँ, बाकी देखेंगे अगर ऐसा कुछ लगता है तो करवाएंगे। ठीक, तो चलिए डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं और आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए। थैंक यू।